नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे हैं। तो चलिए आज के दिन की भी शुरुआत करते हैं एक कोट के साथ। तो आज बात कर रहे हैं बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर। तो कहने का मतलब है अपने आप में विश्वास रखो कि आप कर सकते हो। जब आपके अंदर ये विश्वास आ जाता है ना, तो आप आधी लड़ाई जीत जाते हो, आधा रास्ता तय कर लेते हो। जो भी आपने गोल अचीव करना होता है, जिस रिगार्डिंग आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो रहा होता, तो आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, अपने ऊपर भरोसा रखना है और कदम आगे बढ़ाने हैं। कदम आगे बढ़ाओगे, आधा रास्ता खुद ही तय हो जाएगा। जो भी आप अगर एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू आप सोच रहे हो कि मैंने फलाना फलाना एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो आपने अगर उसके बारे में सोचा है ना, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। तो आप काफ़ी आगे आ चुके हो अगर आपके दिमाग में ये चीज़ स्ट्राइक की है कि मैंने कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है, या फिर मैंने कोई पढ़ाई पूरी करनी है, कोई ग्रेजुएशन करनी है या पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, या कोई रिसर्च पेपर लिखना है। तो अगर कोई भी फील्ड, कोई भी गोल हो ज़िंदगी में, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर आज बात कर रहे हैं। तो ये कोट लिखा गया है थियोडर रूज़वेल्ट के द्वारा। तो ये कौन थे? ये अमेरिका के 26वें राष्ट्रपति थे। तो चलिए अब थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं। तो डेली एडिशन हम डेली डिस्कस करते हैं इस न्यूज़पेपर का। तो ये आज का न्यूज़पेपर है। तो अभी हमने कोट डिस्कस किया, उसके बाद एडिटोरियल डिस्कशन होगी, फिर स्पीकिंग ट्री डिस्कस किया जाएगा, उसके बाद फ्रंट पेज से लेकर स्टार्टअप्स एंड टेक वाले पेज तक जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकलेगी, सभी इंपॉर्टेंट न्यूज़ का एनालिसिस होगा। और लास्ट में शीशे के सामने आपके पास 3 वोकैबुलरी वर्ड्स होंगे, उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, और एक इकोनॉमी का कंसेप्ट डिस्कस होगा, और लास्ट में होगा एक नक्शा, उसको आपने आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा राज्य है। और उसके लास्ट में यहाँ पर मैं जो पिछला नक्शा मैं आपको देता हूँ, उसकी डिटेल डिस्कस करता हूँ लास्ट में। और लेक्चर शुरू होने से पहले अपनी ड्यूटी कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए और इस लेक्चर को शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस लेक्चर की बहुत सारे बच्चों को ज़रूरत है। तो आपसे मेरा आग्रह है कि आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर को आप शेयर करें, ताकि जो कि ज़रूरतमंद बच्चे तक जो है इस लेक्चर की पहुंच हो जाए, वो इसको सुन सके और आगे बढ़ सके। तो चलिए फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट आर्टिकल में बात करें द इम्पोर्टेंस ऑफ कल्टिवेटिंग रिफॉर्म ऑफ प्रोसेस नॉट जस्ट ऑफ लॉज वाइटल। तो कहने का मतलब है अगर आप कोई रिफॉर्म लेकर आए हो, ठीक है, उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना, और जो आप प्रोसेस यहाँ पर चेंज करना चाहते हो वो एक तरह का प्रोसेस है, कोई कानून नहीं है, कोई रूल नहीं है जिसको आप इम्प्लीमेंट कर दोगे और जल्दी से वो उसमें जो है चेंजिंग आनी शुरू हो जाएगी। तो इसी के रिगार्डिंग स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा था रिसेंटली कि 65,000 करोड़ से 70,000 करोड़ जो है भारत स्पेंड करता है एडिबल ऑयल्स को इम्पोर्ट करने के लिए। तो ये पैसा जो भारत बाहर के देशों को देता है, तो वहाँ से तेल इंपोर्ट करता है, तो ये पैसे हम अपने ही फार्मर्स को दे सकते हैं अगर उनका पैटर्न चेंज करवाया जाए। अगर उनको कहा जाए कि आप भी जो है जो एडिबल ऑयल हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, आप उनकी खेती करनी शुरू कर दीजिए। तो इसी के रिगार्डिंग उन्होंने और भी बातें कही प्राइम मिनिस्टर जी ने कि स्टेट्स को यहाँ पर इनकरेज करना चाहिए फार्मर्स को कि वही क्रॉप्स लगाएं जो उनके स्टेट्स के जो एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस है उनके अकॉर्डिंग अनुकूल है। मतलब कि देखिए, जैसे हमारे ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जैसे मेघालय है, असम है, बंगाल है, तो इन साइड्स में रेनफॉल का जो रेशो है काफ़ी ज़्यादा है। तो रेनफॉल नेचुरली ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर जो धान की खेती है वो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहती है, क्योंकि उस कंडीशन में ग्राउंड वाटर की ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो नेचुरल रेनफॉल आता है उसी से काम चल जाता है, और अच्छी खासी जो है बम्पर प्रोडक्शन देखने को मिलती है राइस की, चावल की। ओके, लेकिन अगर हम वेस्टर्न स्टेट्स की बात करें तो यहाँ पर रेनफॉल काफ़ी कम होता है, ओके, ईस्टर्न के मुकाबले। तो यहाँ पर जो राइस की खेती है वो इतनी फिजिबल नहीं है जितनी ईस्टर्न स्टेट्स में है। तो यहाँ पर फिर ग्राउंड वाटर यूज़ करते हैं। ग्राउंड वाटर यूज़ होता है तो उससे नुकसान होता है राज्य का भी, रिसोर्सेज का जो है डिप्लेशन होता है। तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर बात की है प्राइम मिनिस्टर जी ने भी कि जो एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस है किसी भी राज्य की, उसी के हिसाब से जो है क्रॉप्स की आप जो है चोन करें और वही क्रॉप लगाएं। और साथ ही साथ राज्य को यह भी कहा गया है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर फार्मर्स को चाहिए उसको भी बिल्ड करें। तो आगे बात कर रहे हैं कि केंद्र सरकार ने जब ये बिल लेकर आई थी फार्म लॉस का, तो अगर जो बातें आज प्राइम मिनिस्टर अभी कर रहे थे अपनी स्पीचेस में
एडिबल ऑयल्स के बारे में, तो उस समय अगर ये सूझबूझ दिखाई होती इस बिल को लाने, इस एक्ट को लाने से पहले, तो जो किसानों का गुस्सा था उसको टाला जा सकता था। और जो अभी हमारे पास जो एक्सेस फूड ग्रेन की प्रोडक्शन निकल कर आ रही है भारत में, जितना पर्याप्त अनाज हमें चाहिए उससे ज़्यादा निकल कर आ रहा है, फिर बाद में वो वेस्ट हो जाता है, तो उसको हम रिप्लेस कर सकते थे। जैसे जो एडिबल ऑयल्स हैं, उसके सीड्स हैं, पल्सेस हैं, तो बिना किसी फ्रिक्शन के हम इसको रिप्लेस कर सकते थे और हमारा काम भी हो जाना था। जो चीज़ हमें चाहिए थी, जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, वो हम ही अपने घर, जो हमारा इंडिया है, वहीं से हम प्रोडक्शन कर सकते थे, वही पैसा किसानों के पास जाना था। तो इससे सिचुएशन को और बढ़िया बनाया जा सकता था आने वाले समय में, अगर केंद्र सरकार थोड़ी बहुत सूझबूझ दिखाती। तो यहाँ पर ये ऑथर बात कर रहे हैं। और जो रिफॉर्म होते हैं वो उतने ही कॉम्प्लेक्स होते हैं जितने भारत में जो एग्रीकल्चर का स्टेटस है, क्योंकि ये एक तरह का प्रोसेस होता है। ये कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हम रूल्स की बात कर रहे हैं या फिर लॉस की बात कर रहे हैं कि सरकार ने कानून बना दिया, रूल बना दिया और इसको इम्प्लीमेंट कर दो तो काम हो जाएगा। एग्रीकल्चर पूरा का पूरा एक प्रोसेस है। कोई भी अगर एग्रीकल्चर में आप चेंज लेना चाहते हो तो उसमें समय लगता है। सडनली आप जो है अपना लॉ इम्प्लीमेंट कर दोगे तो आप कहोगे कि वो चेंज हो जाएगा, तो वो होने वाला नहीं है। तो कोई भी चीज़, खासतौर पर अगर एग्रीकल्चर प्रोसेस हो तो वहाँ पर समय लगता है, तो उसी हिसाब से हमें अपने लॉ जो है फॉर्मुलेट करने चाहिए। और आगे बात कर रहे हैं कि जो फार्मर्स की इनकम को हमने बढ़ाना था, भारत सरकार का लक्ष्य था कि साल 2022 तक फार्मर्स की इनकम को हम डबल करेंगे। तो उसके रिगार्डिंग जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के ऊपर जो जोर दिया गया है भारत सरकार के द्वारा, जो यहाँ पर प्रधानमंत्री जी यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बात कर रहे हैं कि जो हमें सड़कें चाहिए होती हैं, तो किसानों को सड़कें चाहिए कि जो भी उन्होंने प्रोडक्शन निकाली है, जिस तरीके के भी क्रॉप्स की उन्होंने यहाँ पर बुआई की है और जो भी प्रोडक्शन निकली है, तो उसको मार्केट तक पहुँचाना है। तो मार्केट तक आसानी से समय रहते तभी पहुँचा पाएंगे जब अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, अच्छी सड़कें उनके पास होंगी जो कि गाँव को शहर के साथ या मंडियों के साथ अच्छे से लिंक करती हों। इसके अलावा जो क्लाइमेट कंट्रोल स्टोरेज है और जो रेफ्रिजरेटर फ्लीट्स और ट्रक्स हैं, तो इनकी भी काफ़ी ज़रूरत है। इसके ऊपर भी सरकार फोकस कर रही है। तो क्लाइमेट कंट्रोल स्टोरेज कहने का मतलब कि कोई भी आपने फसल उगाई है, फॉर एग्जांपल जैसे प्याज है, ठीक है, प्याज को लंबे समय तक अगर स्टोर करके रखना है ताकि जो कि उसका सही भाव उनको मिल जाए, तो उसके लिए क्लाइमेट कंट्रोल स्टोरेज चाहिए कि फसल वो ख़राब ना हो, ज़्यादा देर तक बचाव हो जाए। अगर ख़राब हो जाती है फसल तो किसान का नुकसान हो जाएगा। तो किसान का नुकसान होने से बचाना है, तभी तो उसकी इनकम डबल कर पाएंगे। और आगे रेफ्रिजरेटेड फ्लीट्स ऑफ ट्रक्स की बात करें, जैसे कोई भी राज्य एक जगह से दूसरी जगह कोई फसल भेज रहा है, तो वहाँ पर अगर वो फसल जल्दी ख़राब हो जाती है तो वहाँ पर फिर रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स जो है वो यूज़ की जाते हैं। पीछे एक कंटेनर बना होता है जिसमें अंदर जो है रेफ्रिजरेशन का काम चलता रहता है, कूलिंग होती रहती है, और जो भी फसल होती है वो जो है सेफ़ रहती है काफ़ी लंबे समय तक। तो ऐसे ट्रक्स की ज़रूरत है, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ऐसी ही रेल कार्स चाहिए, ताकि जो कि जो वेस्टेज है उसको हम कम कर सकें। अगर कोई भी फसल ख़राब होती है तो फिर वो वेस्ट चली गई, तो उसको हमने वेस्टेज को कम करना है, और जो फ्रेश प्रोड्यूस है वो बचा रहे, उसको आगे हम मार्केट तक सही समय रहते पहुंचा दें। यही हमारी जो है यहाँ पर टारगेट होना चाहिए। इसी तरीके से ही हमारा जो फार्म एक्सपोर्ट है वो बढ़ पाएगा। और आगे बात कर रहे हैं कि ये हैरानी वाली बात है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, इन्होंने जो यहाँ पर राजनीतिक जो दलेरी चाहिए इन फार्म सेक्टर रिफॉर्म के लिए कि इनको आगे परस्यू किया जाए, इसकी सच्चाई आगे जो है बताई जाए, इसके ऊपर जो है जोर नहीं दिया है प्रधानमंत्री जी ने कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो काफ़ी राजनीति भी जो है इस फार्म सेक्टर रिफॉर्म्स के ऊपर चल रही है। तो यही यहाँ पर ऑथर का कहना है कि इनको इसके ऊपर भी जोर देना चाहिए था कि ये काम बहुत ज़रूरी है, रिफॉर्म्स काफ़ी ज़रूरी होते हैं। जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको भी यहाँ पर समझाने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। इसके अलावा आगे बात करें कि जो वाइब्रेंट एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होती है, तो कोई भी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो जहाँ पर प्रोडक्शन निकल कर आ रही है उससे कुछ ज़्यादा जो है दूर नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर बात करें, जैसे अमूल का दूध आप देखते हो, दूध के पैकेट आते हैं, तो जो अमूल के प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं तो यहाँ पर अवेलेबल होते हैं कुछ ही घंटों की दूरी पर, जहाँ से जो मिल्क कलेक्शन सेंटर होते हैं वहाँ तक। तो मिल्क कलेक्शन सेंटर में किसान आते हैं, अपना दूध जमा कराते हैं, और उन्हीं कलेक्शन सेंटर से फिर जो है जो आसपास वाला जो अमूल का मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट होगा वहाँ तक वो दूध पहुँचता है, और इससे कोशिश की जाती है कि फार्मर्स की जो इनकम है वो डबल की जाए। तो ये एक तरह का जरिया है। यहाँ पर एग्जांपल ली गई है अमूल मिल्क के प्लांट की।
और इसी जो मॉडल है, इसी मॉडल को हम जो बाकी के जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स है वहाँ पर भी यूटिलाइज कर सकते हैं कि जो साइट ऑफ प्रोडक्शन है उसी के आसपास जो है एक प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगे, जैसा कि भारत सरकार लगा भी रही है। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में मेगा फूड पार्क्स जो हैं वो लगाई जा रही हैं। भारत सरकार उसमें अच्छा खासा खर्चा कर रही है, जिसमें प्रोसेसिंग प्लांट्स लगेंगे और जो भी एग्रो प्रोड्यूस निकल कर आएगा उसको प्रोसेस करके कोई ना कोई वस्तु बनाकर जो है आगे पेश की जाएगी। और अगर मैं और एग्जांपल लूँ एग्रो फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स की, तो इसमें फॉर एग्जांपल आप बात कर सकते हो कि किसी किसानों से गेहूं खरीदा, उस गेहूं को खरीदने के बाद उस प्रोसेसिंग प्लांट में जो है बिस्किट बना बनाकर जो है कंपनी बेचे जा रही है। और जैसे पोटैटोज़ की बात करें तो उसको किसानों से खरीद कर जो आप चिप्स खाते हो वो बनाकर जो है उसको बेच रही है। बिल्कुल इसी तरीके से जितने भी तरीके के, अगर हम हॉर्टिकल्चर की भी बात करें, फ्रूट्स की बात करें, तो जितने तरह का फ्रूट निकल कर आता है, किसानों से फ्रूट लिया और उसका जैम बनाकर जो है वो मार्केट में उतार दिया। ओके, तो इस तरीके से काफ़ी लंबा जो है एक्सपोजर निकल कर आता है एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स में। और आगे बात करें कि नियोलिथिक पीरियड से ही ऐसा काम चलता आ रहा है कि कोई एग्रो प्रोसेसिंग का कोई यूनिट छोटा सा लगा लेते थे पुराने समय में भी, और जो भी खेती बाड़ी से जो भी निकल कर आता था उसको प्रोसेस करके आगे उसका एक्सपोर्ट करते थे और उसको आगे जिनको भी ज़रूरत होती थी वहाँ तक पहुँचा देते थे। तो पहले तो बेसिकली क्या होता था कि कोई भी अगर फसल निकली उसको सिर्फ पैक कर दिया या किसी कटोरे में भर दिया, तो वही उसका हम कह सकते थे कि प्रोसेसिंग हो गई और उसको आगे जिसको ज़रूरत है उसको एज ए बार्टर सिस्टम यूज़ करके एक्सचेंज कर लिया और अपना कारोबार चला लिया। तो न्यूलिथिक पीरियड ये स्टोन एज का पीरियड है। तो स्टोन एज में 3 तरह के पीरियड्स हैं, एक है पैलियोलिथिक, दूसरा है मीजोलिथिक और तीसरा है न्यूलिथिक। और न्यूलिथिक वाले पीरियड को सबसे लेटेस्ट माना गया है, तो तभी यहाँ पर एग्रीकल्चर शुरू हो गया था उस समय। तो इसी के रिगार्डिंग आगे बात करें कि जो मॉडर्न एग्रो प्रोसेसिंग है, जो आज का जो है हमारे पास जो सेटअप है, यहाँ पर पावर की स्टेबल सप्लाई चाहिए, जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी स्टेबल सप्लाई चाहिए, उसके बिना बात नहीं बनेगी। क्योंकि अगर आपने किसी भी तरीके का क्लाइमेट कंट्रोल स्टोरेज प्लांट चलाना है या फिर कोई रेफ्रिजरेटर फ्लीट चलाने हैं, तो अगर किसी तरीके से भी आप किसानों की फसल को बचाना चाहते हो कि वेस्ट ना हो जाए, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटे चाहिए ही चाहिए। और आगे बात करें कि हालांकि रूरल एरियाज़ में काफ़ी बड़े पैमाने पर पावर लाइंस बिछा दी गई हैं और भी काफ़ी एरियाज़ में भारत सरकार कोशिश कर रही है अलग अलग स्कीम्स के तहत कि भारत में सब जगह जो है इलेक्ट्रिफिकेशन हो। लेकिन फिर भी जो डे टाइम की अगर बात करें तो जो बिजली है वो अनप्रेडिक्टेबल मैनर में आती है, मतलब निश्चित नहीं है, कभी आती है कभी चली जाती है। तो इस तरीके का सिनेरियो है। तो यहाँ पर जो पॉलिटिकल कल्चर चला आ रहा है कि जो पावर चोरी होती है, जो बिजली चोरी हो जाती है, और इसके अलावा बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर एरियाज़ में, देहाती एरियाज़ में जो है वो फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो अगर कोई भी राज्य सरकार फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवा रही है तो फिर वो उसी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के ऊपर एक तरह का बोझ है। सरकार जो टैक्स से पैसा आ रही है उसे पैसे को यहाँ पर खर्चा कर रही है। जो प्राइवेट कंपनी से बिजली सरकार खरीद रही है, तो जो पैसा सरकार वहाँ पर दे रही है तो वही है जो इनकम टैक्स से इकट्ठा हुआ है, या फिर अलग अलग टैक्स जो लग रहे हैं भारत सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, तो वही पैसा इकट्ठा करके यहाँ पर फ्री बिजली प्रोवाइड की जा रही है। तो ऐसे भी यहाँ पर सिचुएशंस हैं। तो एक और बिजली चोरी भी हो रही है और अनमीटर्ड कनेक्शंस भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो ये इस तरीके से जो सिनेरियो बन चुका है, तो आप रेगुलर अगर पावर सप्लाई देनी चाहोगे तो आप देगो तो सही, लेकिन आप रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा वेस्ट करोगे, क्योंकि खास तौर पे जो पैसा जो आप इकट्ठा कर रहे हो उसको बहुत बड़े पैमाने पर वेस्ट करोगे। तो इसी के रिगार्डिंग ऑथर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर पावर सेक्टर में भी रिफॉर्म की ज़रूरत है और ये रिफॉर्म को जो लीड होना चाहिए वो टॉप से होना चाहिए। यहाँ पर भारत सरकार को यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ पर रिफॉर्म लाया जाए और यहाँ पर सुधार की ज़रूरत है, वो सुधार किया जाए और जितने तरह के भी लॉस होते हैं वह उन लॉसेस से बचा जाए। और आखिर में बात कर रहे हैं कि एक स्टेबल फॉरेन ट्रेड रजीम चाहिए फार्म प्रोड्यूस के लिए, ताकि कि जो भी फार्मर्स यहाँ पर उगाएं उसको हम बाहर एक्सपोर्ट कर सकें। और अच्छी मार्केट्स चाहिए हमें आने वाले समय में कि उनको किसानों को अच्छा दाम मिल सके, और जेन्युइन और ट्रांसपेरेंट रिस्क ट्रांसफ़र मैकेनिज्म चाहिए आने वाले समय में। और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को इस सब चीज़ों के ऊपर फोकस करके चलना होगा और कोशिश करनी होगी कि इन सभी बातों के ऊपर जो है बातचीत शुरू करे सरकार, किसानों के साथ बात करे, तो काफ़ी मसले का हल जो है आने वाले समय में निकलता हुआ आपको नज़र आएगा। तो यहाँ पर ये ऑथर बात कर रहे हैं। तो ये सेकंड आर्टिकल, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंडिया एमर्जेस रेयर वैक्सीन ग्लोबलिस्ट।
कहने का मतलब है भारत काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, और दूसरी ओर दुनिया दुनिया में क्या हो रहा है, और इसी सिनेरियो को यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में अगर कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसकी बात करें तो उसका वैक्सीन नेशनलिज्म चल रहा है। ओके, तो वहाँ पर बात की जा रही है कि कौन कौन जो है एज ए चैंपियन निकल कर आ रहा है। अगर बात करें हम फ्री ट्रेड की या ह्यूमन राइट्स की, इसके अलावा जो वैक्सीन नेशनलिज्म, इसके अंतर्गत कौन आगे निकल कर आ रहा है, कौन अच्छा काम कर रहा है। तो ये सिनेरियो है जिस मतलब इस तरीके का नेशनलिज्म जिसकी दलदल में दुनिया फंसती जा रही है कोविड-19 के जो वैक्सीन उसके रिगार्डिंग। और दूसरी ओर अगर भारत की बात करें तो भारत जो है अपना काम करते जा रहा है। तो भारत जो है पूरी दुनिया के प्रति एक एकाकर जो भाव है, एकता का जो भाव है उसको प्रेजेंट कर रहा है। पूरी दुनिया में अपनी वैक्सीन की सप्लाई भेज रहा है, उन वहाँ पर जाके बेच रहा है। और बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनको गिफ्ट भी कर रहा है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और जो भारत के मित्र देश हैं तो उनको अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ का जो है, जब भारत में जितनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ हैं उसका फ़ायदा पहुंचा रहा है दूसरे नेशंस को, कि वो भी जो है अपने यहाँ पर जो उनकी आबादी है उनको वैक्सीनेट वो कर सकें। अगर उनके पास पैसे नहीं है तो भारत उनको मुफ्त में भी दे रहा है। और दूसरी ओर अगर भारत की बात करें तो भारत में भी बहुत बड़े लेवल पर डिमांड है वैक्सीन की। हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, 135 करोड़ से ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन हो चुकी है। कुछ ही सालों में हमने चाइना को भी क्रॉस कर देना है। तो हमारे यहाँ पर भी बहुत बड़े पैमाने पर डिमांड है, लेकिन फिर भी भारत पीछे नहीं हटा है। भारत ने जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं भारत ने अपनी वैक्सीन डोजेस की सप्लाई भेजी है एज ए ग्रांट असिस्टेंस, सहायता के रूप में। और अभी मोस्ट रिसेंटली जो डाटा निकल कर आया है, यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो यूएन पीस कीपिंग फोर्स है वहाँ पर भी भारत सरकार ने 2 लाख से ज़्यादा डोसेज जो हैं वो गिफ्ट ही की हैं वहाँ पर। तो यूएन पीस कीपिंग फोर्स ये भी यूनाइटेड नेशन का एक अंग है, जहाँ पर जो पीस कीपिंग फोर्स होती है इसको यूटिलाइज किया जाता है पूरे वर्ल्ड में। जिस भी देश में किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस हो, खास तौर पे जो अफ्रीकन नेशंस निकल कर आते हैं, तो यहाँ पर अभी के लिए जो सिनेरियो चल रहा है, तो अभी के लिए पीस कीपिंग फोर्स इन्हीं देशों में तैनात होती है। तो इसमें भी जैसे सूडान है, ओके, तो यहाँ पर डिस्प्यूट रहता है नॉर्थ सूडान और साउथ सूडान का, तो वहाँ पर भी काफ़ी समय तक यूएन पीस कीपिंग फोर्स का जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें अलग अलग देशों की फोर्सेस होती हैं, ट्रूप्स को डोनेट किया जाता है इस पीस कीपिंग फोर्स में। तो तब जाकर जो है ये जाकर अपना काम करते हैं जिस भी देश में इनको तैनात किया जाता है। तो यहाँ पर अगर यूएस की जो कंट्रीब्यूशन की बात करें तो यूएस ट्रूप्स यहाँ पर डोनेट नहीं करता है इस पीस कीपिंग फोर्स में, वो पैसा डोनेट करता है। तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट डोनेट करता है। और जो कंट्रीज जो कि यूनाइटेड नेशन की मेंबर्स हैं वो पैसा ज़्यादा नहीं डोनेट कर पाती, तो वो ट्रूप्स डोनेट कर देती हैं। तो भारत यहाँ पर ट्रूप्स डोनेट करता है और पाकिस्तान भी ट्रूप्स डोनेट करता है। और कई बार ऐसा होता है, कुछ मिशंस ऐसे होते हैं जहाँ पर भारत और पाकिस्तान की जो फौजें हैं वो इकट्ठा काम कर रही होती हैं। और आगे बात कर रहे हैं कि अभी तक जो है 23 मिलियन डोजेस से ज़्यादा जो है भारत इनकी वैक्सीन की सप्लाई कर चुका है बाहर के नेशंस को। और इसमें से 7 मिलियन तो ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ गिफ्ट ही किए हैं भारत ने। और आगे बात कर रहे हैं कि अगर भारत की बात करें तो भारत ने वैक्सीन क्षेत्र में जितने भी डोमेस्टिकली हमने वैक्सीन प्रोड्यूस की हैं उसके ऊपर किसी भी तरीके का एक्सपोर्ट कंट्रोल नहीं लगाया है। कहने का मतलब भारत सरकार ने ये नहीं कहा है कि आप सिर्फ इतने मिलियन डोजेज ही जो है उसका एक्सपोर्ट किसी नेशन को कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो। तो इस तरीके का कोई भी कंट्रोल नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भारत की जो कंपनीज हैं जो वैक्सीन डेवलप कर रही हैं, वैक्सीन की प्रोडक्शन निकाल कर लेकर आ रही हैं, जैसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, उसके बाद जो भारत बायोटेक है, और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो वैक्सीन डेवलप कर रही हैं भारत में। और उनको अलाउ किया गया है कि वो वैक्सीन की जो कमर्शियल डिलीवरी है वो कर सकती हैं अलग अलग देशों में, जहां पर भी वो इस वैक्सीन को बेचना चाहे वो बेच सकती हैं। तो इसके ऊपर कोई रोक नहीं लगाई गई है। तो फॉर कमर्शियल पर्पस कहने का मतलब कि अगर कोई व्यापार आप करना चाहते हो वैक्सीन के मायने में, तो भारत की वैक्सीन निर्माता कंपनीज कर सकती हैं बाहर के देशों के साथ। और इसके अलावा भारत का भी यहाँ पर जो है इंडिया का मैत्री प्रोग्राम चल रहा है, जिसके तहत भारत जो है वैक्सीन डोजेस की यहाँ पर ग्रांट असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, खासतौर पे जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं उनको फोकस करके हम चल रहे हैं। तो जैसे अफ्रीका की बात करें और कैरिबियन रीजन जो है वहाँ उसकी बात करें, तो भारत इसके ऊपर फोकस करके चल रहा है कि इनको वैक्सीन की ग्रांट असिस्टेंस सहायता प्रोवाइड की जाए। और दूसरी ओर जो चाइना और रशिया है वो अपनी यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं और जो ईस्टर्न यूरोप है वहाँ पर, कि यहाँ पर फोकस करके जो डोसेस की सप्लाई है इनको भेजी जाए और वैक्सीन सही पैमाने पर जो है वहाँ पर अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो। और रिसेंटली अभी G7 कंट्रीज़ की मीटिंग हुई है फ्राइडे को,
तो वहाँ पर भी उन्होंने अपनी सपोर्ट जाहिर की है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है कोवैक्स फैसिलिटी, तो कोवैक्स फैसिलिटी के तहत सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक को भी जो है WHO सपोर्ट देगा, पैसे देगा कि आप जो है वैक्सीन बनाइए और डेवलपिंग कंट्रीज़ को जो है उनकी डिलीवरी इंश्योर कीजिए। ओके, तो इसके तहत वर्ल्ड WHO कोवैक्स फैसिलिटी के तहत अलग अलग देशों को पैसे मिलेंगे जिन जिन देशों में वैक्सीन्स बनाई जाती हैं। तो वो वैक्सीन को इंश्योर करना है कि जिन गरीब मुल्कों तक ये वैक्सीन पहुंचनी चाहिए वहां तक पहुंचे। और G7 जो मुल्कों का जो यहाँ पर संगठन है उसने भी इस बात की जो है सपोर्ट की है कि हम भी यहाँ पर मदद देंगे अपनी। और आगे बात कर रहे हैं जो G7 की जो मीटिंग हुई है, जिसको इसकी बार एक वर्चुअल मीट हुआ है, वर्चुअल समिट हुआ है इन 7 कंट्रीज का। तो यहाँ पर इसको इस बार चेयर किया गया है यूके के द्वारा, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। तो आप मुझे क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इस समिट का इस बार का थीम क्या था। और इस बात को भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि G7 मीट जो 2021 में हुई है उसको किसने चेयर किया, तो यूके ने चेयर किया है, ध्यान रखिएगा। तो ये भी यहाँ पर जो है इंडिया के साथ यहाँ पर काम कर रहे हैं साथ मिलके, जो कि जो गरीब कंट्रीज हैं वहाँ पर वैक्सीन की सप्लाई जो है इंश्योर की जा सके और वहाँ तक लोगों को जो है टीका लगाया जा सके, उन गरीब कंट्रीज को इतने एबल बनाया जा सके कि अपने जो लोगों को वो टीकाकरण कर दे। और साथ ही साथ जो अभी नए स्ट्रेन्स निकल कर आ रहे हैं कोरोना वायरस के, जो कि पिछले से भी ज़्यादा घातक हैं, तो उसके चलते पूरी दुनिया में अभी एक रेस लगी हुई है टीका लगाने की कि ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण हो जाए पॉपुलेशन का। और आखिर में बात कर रहे हैं कि भारत को भी आगे बढ़ना होगा, स्टेप अप करना होगा, जो हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसको और बढ़ाना होगा। और साथ ही साथ अपने एफर्ट्स को इस और भी यहाँ पर फोकस करना है कि जो नई वैक्सीन हम डेवलप करें उसके ऊपर जितने नए स्ट्रेन्स निकल कर आ रहे हैं वो नए स्ट्रेन्स जो है उनके ऊपर हमारी वैक्सीन जो है वो अच्छे से काम कर पाए। तो इसके ऊपर हमने फोकस करना है, सही इलाज ढूंढना है। बहुत सारे ऐसे केसेस भी निकल कर आ रहे हैं कि जहां पर भारत की वैक्सीन को वापस भेज दिया गया, जैसे साउथ अफ्रीका के बारे में भी हमने रिसेंटली बात की थी। तो वो जो वैक्सीन है, तो वो वैक्सीन साउथ अफ्रीका ने इसलिए भारत को वापस भेज दी कि जो हमारे यहाँ पर नया स्ट्रेन निकल कर आया है तो उसमें हमारी वैक्सीन कारगर नहीं हुई है। तो मुझे आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ये सबने पढ़ा है, डिस्कशन की है ऑलरेडी। जो वैक्सीन साउथ अफ्रीका ने भारत को वापस भेजी है उस वैक्सीन का नाम क्या है, तो इसके बारे में आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि अच्छा इलाज ओके हमने ढूंढना है जो कि अच्छा एक ऑपोजिशन जो है, अच्छा इलाज जो है आने वाले समय में जो जितने भी तरह के नए वेरिएंट्स निकल कर आते हैं वायरस के, उसके मायने में हम अच्छा काम करके दिखाएं दुनिया को। अगर किसी तरीके से भी कहीं पर भी किसी देश में एफिशिएंसी की कोई प्रॉब्लम आती, जैसे कि रिसेंटली साउथ अफ्रीका में आई, ऐसी प्रॉब्लम्स आने वाले समय में ना हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो भारत की छवि जो है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में वो खराब हो सकती है। अगर छवि खराब होती है तो डिमांड के ऊपर भी जो है इम्पैक्ट पड़ सकता है आने वाले समय में। तो यहाँ पर देखिए G7 जो कंट्रीज की जो समिट होती है, तो कौन कौन मेंबर है, टोटल 7 मेंबर हैं। शुरुआत यहाँ से कीजिए, कनाडा, फिर यूनाइटेड स्टेट्स, उसके बाद फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, यूनाइटेड किंगडम है, तो यूके ने ही इस बार चेयर किया है इस समिट को, और 7वां है जापान। तो इन 7 मुल्कों का संग्रह है, तो इकट्ठे इनकी मीट होती है हर साल। तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन मैंने पूछा है उसका आंसर दीजिए। तो अभी हम थर्ड एडिटोरियल डिस्कस करने जा रहे हैं, तो जहाँ पर बात कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन की। सो प्राइवेट एंटरप्राइज अनलिमिटेड, तो वैसे तो हम नॉर्मल भाषा में जब वर्ड यूज़ करते हैं तो प्राइवेट एंटरप्राइज लिमिटेड होता है, तो यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं अनलिमिटेड। गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज गेम चेंजिंग स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी नीड्स ए मिनिस्ट्री ऑफ प्राइवेटाइजेशन। तो भारत सरकार ने इस साल के बजट में अनाउंस किया है कि एक स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो है उसके अकॉर्डिंग जो है हम डिसइन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे इस साल से, और कोशिश करेंगे जहां पर प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत है उन क्षेत्र को प्राइवेटाइज कर दिया जाए। और इसी के रिगार्डिंग ऑथर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत है अलग से। तो चलो शुरुआत करते हैं आर्टिकल की। स्टार्टिंग में बात करने की जो हमारी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी वो 1991 में आई थी। तो वो हमारा फर्स्ट स्टेप था जब हम अपनी इकोनॉमी को यहाँ पर सोशलिज्म के जो दायरा था उससे बाहर निकालने की यहाँ पर कोशिश कर रहे थे। तो 1991 से पहले क्या होता था, पहले की सिचुएशन क्या थी, प्राइवेटाइजेशन के ऊपर जोर नहीं था। सब कुछ जो भी काम चलता था सोशल ऑर्डर के हिसाब से चलता था। कहने का मतलब
सरकार का ही कंट्रोल था सब जगह। मोस्टली जितने भी अदारे भारत सरकार के पास थे, फॉर एग्जांपल जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी, जो बड़ी बड़ी महारत्न कंपनीज की आप बात करो, मिनी रत्न कंपनीज की बात करो, नवरत्न कंपनीज की बात करो, सारी की सारी भारत सरकार के अंतर्गत काम करती थी। तो अभी भारत सरकार उन्हीं में से ही जो है डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, उन्हीं का प्राइवेटाइजेशन कर रही है बड़े पैमाने पर। तो उस समय ऐसा क्यों था? उस समय भारत सरकार ऐसा चाहती थी कि हमारा किसी भी फॉरेन कंट्री के साथ कोई कंपटीशन ना हो, हम अपनी इंडियन इकोनॉमी को बचाकर चलें। जितना कुछ भी हमारी इकोनॉमी में डेवलप होता है अलग अलग सेक्टर्स में, वो सब कुछ जो है हमारी ही पॉपुलेशन तक यहाँ पर पहुंचे। वो जो सर्कल जो साइकिल है वो चलता रहे। अगर कोई बाहर का प्लेयर आ जाता है किसी सेक्टर में भी, तो फिर क्या करेगा? सस्ते दाम में जो है चीज अपनी पेश करेगा, तो लोगों का झुकान जो है उसकी ओर हो जाएगा, और फिर जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो बर्बाद होनी शुरू हो जाएगी। तो ये लॉजिक उस समय था, तो उस समय तक ऐसा करके चला गया। लेकिन 1991 के बाद सिचुएशन बिगड़नी शुरू हो गई। जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था उसमें सिर्फ 2 हफ्तों का तेल इंपोर्ट करने के लिए पैसे बचे थे। उसके बाद भारत में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगनी थी। अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है उसका मतलब होता है कि जितने भी सरकारी ओहदों पे लोग बैठे हैं उनकी सैलरी में अच्छा खासा कट लग जाना था। ओके, मतलब पैसा बचाना था सरकार ने हर एक तरीके से। तो सरकार कोई भी हथकंडा अपना सकती थी अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती। तो उसके बाद ही हमारे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का इस ऑर्गेनाइजेशन का काम ही ये है कि अगर कोई देश जिसकी बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन खराब होनी शुरू हो गई है, उसको किसी ना किसी तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करना, लोन प्रोवाइड करना किन्हीं पर्टिकुलर कंडीशंस के ऊपर। तो आईएमएफ ने भी यहाँ पर कुछ कंडीशंस रखी थी जिसके रिगार्डिंग जो है हमें अपनी पॉलिसी बनानी होगी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनानी होगी और भारत को आगे बढ़ना होगा। तो उसके चलते हमने तब से जो है 1991 के बाद से प्राइवेटाइजेशन के ऊपर फोकस करना शुरू किया है। और अभी भारत सरकार ने एक स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट जो पॉलिसी है उसके बारे में बताया है। जो इसकी जो डिटेल है वो एनेक्स्चर 3 में है। बजट का जो डिटेल निकल कर आता है, एनुअल जो स्टेटमेंट निकल कर आती है, तो उसका अगर एनेक्स्चर 3 पढ़ोगे तो पूरी डिटेल निकल कर आपके सामने आ जाएगी स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी के बारे में। तो ये एक तरह का फाइनल स्टेप है अब जो हम अभी गोल अचीव करने जा रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन के ऊपर हम जो है फोकस करने जा रहे हैं। आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर हम अच्छे से अप्रिशिएट करें जो इंपॉर्टेंस निकल कर आती है SDP 2021 की, तो हमें जो है उसको अच्छे से समझने के लिए जो पोस्ट इंडिपेंडेंस इकोनॉमिक हिस्ट्री है भारत की, वहाँ पर जाना होगा। तो जो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, जिनको एक तरह के सोशलिस्ट भी माना जाता है कि समाजवाद के ऊपर ही ज़्यादातर वो फोकस करते थे, तो उन्हीं के द्वारा पार्लियामेंट को लीड किया गया। तो उन्होंने एक रेजोल्यूशन भी इस्टेब्लिश किया था, रेजोल्यूशन भी पास किया था पार्लियामेंट में। उसका नाम था एक सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी। दिसंबर 1954 में ये रेजोल्यूशन जो था इसको अडॉप्ट किया गया था। और यहाँ पर जो एक पॉलिसी जो इंस्ट्रूमेंट की पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट माना गया था, जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्शन एक्टिविटी का शेयर है वो पब्लिक सेक्टर से निकल कर आए। ओके, पब्लिक सेक्टर के यूनिट जो भारत सरकार के वहाँ से निकल कर आए। प्राइवेट सेक्टर के ऊपर उस समय इतना फोकस नहीं था। और इसके अलावा जो नेहरू जी थे वो व्यवहारवादी ज़्यादा थे। व्यवहारवादी कहने का मतलब ऐसा है कि ये चीज़ सोचकर चलते थे कि जो भी मैं काम करूंगा उसका आने वाले समय में क्या इम्पैक्ट होगा पॉपुलेशन के ऊपर। तो विचारवादी नहीं थे। अगर विचार करके चलते तो कुछ और हो सकता था। यहाँ पर यह ऑथर बात कर रहे हैं, सो बीइंग प्रैग्मेटिक रेदर देन आइडियोलॉजिकल। तो नेहरू जी ने यहाँ पर कोशिश की, चुना कि हम जो है पब्लिक सेक्टर को जो है उसको बढ़ावा देंगे, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे समय के हिसाब से, और जो प्राइवेट एंटरप्राइजेज हैं उनका नेशनलाइजेशन हम जो है करेंगे और आगे भी करते जाएंगे। और आगे बात कर रहे हैं कि नेहरू जी के बाद उनकी बेटी की बारी आई जो कि इंदिरा गांधी जी थी। तो उनके समय में भी उन्होंने अपने टेन्योर में अपने आप को एज ए हार्ड सोशलिस्ट साबित किया। मतलब कि काफ़ी बड़े पैमाने पर इन्होंने समाजवाद के ऊपर फोकस किया। फॉर एग्जांपल जैसे इन्होंने बहुत ही बड़े बैंकों को नेशनलाइज कर दिया अपने समय में। जितना भी इंटायर इंश्योरेंस सेक्टर था उसको भी नेशनलाइज कर दिया। जितनी भी कोल माइंस थी उनको नेशनलाइज कर दिया। और इसके अलावा जो बड़े बड़े एंटरप्राइजेस थे ऑयल रिफाइनिंग में, स्टील में, कॉपर में, टेक्सटाइल सेक्टर्स में, तो उनको भी नेशनलाइज कर दिया। और अगर हम बात करें नेहरू जी की, तो उन्होंने अपनी जो सोशलिस्टिक पैटर्न का जो अदारा रखा था, जो सीमा रखी थी, वो सिर्फ और सिर्फ जो हैवी इंडस्ट्री थी उसी के ऊपर रखी थी। लेकिन उनकी बेटी ने जितने भी यहाँ पर उनको लगा कि जिस सेक्टर को यहाँ पर उसका नेशनलाइजेशन करना ज़रूरी है तो उनको कर दिया। उनको नेशनलिज्म के यहाँ पर पैटर्न में लेकर आ गए
कहने का मतलब सरकार के कंट्रोल में वो चीज़ चली गई। और आगे बात कर रहे हैं कि जो ये बड़ी वेव चल रही थी नेशनलाइजेशन की, 1980s आते आते ये ख़त्म होनी शुरू हो गई। जो एडिक्शन लगा हुआ था कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बनाने हैं, क्रिएट करने हैं, ताकि जो कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसको सस्ते दामों पर अच्छी चीज़ जो है मिलती रहे, तो उसका फ़ायदा जो था, जिस तरीके से प्रॉफिट में आने चाहिए थे हमारे PSUs, वो नहीं आ पाए, वो भी लॉस में जाने शुरू हो गए। ओके, तो इसके बाद फिर NIP पॉलिसी आई 1991 की, जिसके बारे में हमने हाल ही में जिक्र किया, अभी जिक्र किया है। तो उसने यहाँ पर जो मोनोपोली थी पब्लिक सेक्टर की, उसको ख़त्म कर दिया। तो मोनोपोली का मतलब होता है कि सिर्फ वही सेक्टर जो है कंट्रोल करके चलता है, जितने भी तरह का काम होता है उसी सेक्टर के अंतर्गत होता है। तो एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन, वो जैसे रूल बनाएगी उसको फॉलो करना पड़ेगा सबको। ओके, तो जैसे हमारी यहाँ पर कार इंडस्ट्री है, तो कार इंडस्ट्री के भी गिने चुने प्लेयर हैं, तो वो भी उनकी मोनोपोली चलती है। कोई नए प्लेयर को, अगर कोई नया प्लेयर बाहर से इंडिया में एंटर करना चाहता है तो वो 100 बार सोचता है, क्योंकि कुछ गिनी चुनी कार कंपनीज की मोनोपोली है यहाँ पर, वो अपने हिसाब से रूल बनाकर चलती हैं, अलग अलग सेगमेंट्स में गाड़ियाँ बनाती हैं, फिर वही जो है सेम जैसा प्राइस रखती हैं। ओके, तो मतलब कि जो है मोनोपोली बन के चलती रहे, कोई नया प्लेयर जो है ना ज़्यादा सस्ते दामों पर कोई चीज़ ना उपलब्ध करवा दे मार्केट में। तो इस तरीके से पब्लिक सेक्टर की जो मोनोपोली थी तो इसको ख़त्म कर दिया। कुछ ही सेक्टर्स में मोनोपोली बची, जैसे रेलवे है, और इसके अलावा जो एटॉमिक एनर्जी है। और जो हमारी NIP पॉलिसी 1991 ये फेल रही कि जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, कि वो और ज़्यादा जो है एंटरप्राइजेज जो है पब्लिक सेक्टर एंटाइटी में डाल सकें। तो कहने का मतलब कि उसके बाद नए पब्लिक सेक्टर बनने बहुत कम हो गए। ओके, और धीरे धीरे ख़त्म हो गए, और ज़्यादा रुझान किनकी ओर होना शुरू हो गया, जो प्राइवेटाइजेशन थी उसके ऊपर, जो प्राइवेट सेक्टर था वो डेवलप होना शुरू हो गया। और आगे बात कर रहे हैं द CPSE करिकुलम, जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई तो उन्होंने भी काफ़ी बोल्ड स्टेप लिए कि जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज थे, इनको काफ़ी बड़ी मात्रा में इनका प्राइवेटाइजेशन किया उस समय। और ये भी चाहकर भी जो है इनका एक्सपेंशन नहीं कर पाए कि जो सरकारी तंत्र है इनके ऊपर बना रहे। और जब इनका प्राइवेटाइजेशन हुआ काफ़ी बड़े पैमाने पर, बहुत सारी कंपनीज थी CPSEs के तहत जिनका प्राइवेटाइजेशन किया गया, तो जो टोटल स्टॉक जो यहाँ पर था, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट थी इन एंटरप्राइजेस में, वो 2.3 ट्रिलियन रुपीज़ की थी मार्च 31, 1998 में। और 2004 तक ये 3.5 ट्रिलियन रुपीज़ तक बढ़ गई। ओके, जब इसका प्राइवेटाइजेशन हुआ तब इन्वेस्टमेंट काफ़ी बढ़नी शुरू हो गई। और यही ट्रेंड कंटिन्यू रहा जो इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद जो UPA की गवर्नमेंट आई थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो सरकार आई थी, और इसी चीज़ को आगे यहाँ पर कंटिन्यू रखा गया, चलता रहा। और जो टोटल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट थी CPSEs में, ये 9.9 ट्रिलियन रुपीज़ तक पहुँच गई मार्च 31, 2014 तक। जब प्राइवेटाइजेशन इतने बड़े पैमाने पर किसी चीज़ का होना शुरू हो जाए तब इन्वेस्टमेंट कितनी बड़ी है, आप ये चीज़ देखो। और जो अभी लेटेस्ट अवेलेबल एस्टीमेट है कि इन्वेस्टमेंट कितनी है, वो 16.4 ट्रिलियन है अभी 31 मार्च 2019 तक। तो ये अब तक की हिस्ट्री है। जो हमारी जो SDP 2021 है, तो जो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी है 2021 की, जिसको प्रपोज कर रही है कि रिवर्स करें। ओके, तो यहाँ पर अभी शुरुआत करने की बात कर रहे हैं कि 2 जो नेशनलाइज्ड बैंक है उनको प्राइवेटाइज करने की बात कर रहे हैं, और एक इंश्योरेंस कंपनी जिसको जो है प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट में डाला गया। तो ये अभी ये पहली बार अभी होना शुरू हुआ है। और ये जो है जो गांधी के एरा का जो नेशनलाइजेशन था, अब उसको धड़काएगा, उनकी दिल की धड़कनें जो है तेज कर देगा। और आगे बात कर रहे हैं कि ये जो हमारा SDP 2021 है, ये प्रपोज कर रहा है कि जितने भी तरह के CPSEs हैं सभी सेक्टर्स में उनको हम प्राइवेटाइज करेंगे। ये प्रपोजल है सिर्फ 4 को छोड़कर। तो ये 4 सेक्टर्स में से सबसे पहला आता है एटॉमिक एनर्जी, स्पेस एंड डिफेंस। दूसरा आता है ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशंस। तीसरा आता है पावर, पेट्रोलियम, कोल एंड मिनरल्स। और चौथा आता है बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, जिनको अभी ये फिलहाल प्राइवेटाइज करने की बात नहीं कर रहा है। और इसके अलावा बात कर रहा है कि इवन इन दीज 4 सेक्टर्स SDP यहाँ पर प्रॉमिस कर रहा है कि यहाँ पर भी जो है जितने भी CPSE के सेक्टर बचेंगे वो यहाँ पर बेयर मिनिमम का फंडा लेकर चले, मतलब कि कम से कम इनको बेयर करना पड़े अगर इनको कोई लॉस होता है, तो इस तरीके से चलना है। कहने का मतलब है इनमें से भी कुछ को प्राइवेटाइज करने की यहाँ पर फोकस है, प्रपोजल है SDP 2021 का, जिन 4 सेक्टर्स के बारे में हमने अभी पढ़ा है। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि बिट बाय बिट जितने भी CPSEs हैं भारत में, तो उसका जो यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है, तो वो जितनी भी हमारी यहाँ पर 3 कैटेगरीज होती हैं सेक्टर्स की, सब जगह है। तो 3 कैटेगरीज होती हैं, जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज।
तो तीनों सेक्टर्स में पिछले 7 डिकेड्स में अच्छी खासी प्रेजेंस सीपीएसई की बन चुकी है। तो अभी आने वाले समय में किस तरीके से यहाँ पर एग्जिट होगा, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं कि अगर सही समय रहते अगर एसटीपी को इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो पूरे के पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर को एग्जिट कर सकती है। तो जैसे अभी भारत सरकार बहुत बड़े पैमाने पर इंसेंटिव्स देती है, सब्सिडीज देती है, तो काफ़ी खर्चा होता है भारत सरकार का एमएसपी के दौरान जो है, एमएसपी पे भी जो भारत सरकार खर्चा करती है तो वो भी जो है जो टैक्स पेयर्स की मनी है, तो वहीं से पैसा लगता है वहाँ पर, तो काफ़ी खर्चा होता है गवर्नमेंट का। तो यहाँ से एंटायरली जो है एग्जिट कर सकती है। और दूसरी अगर इंडस्ट्री सेक्टर में बात करें तो इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील है, केमिकल्स है, फार्मास्यूटिकल्स है, इंजीनियरिंग गुड्स है, ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स है और इक्विपमेंट है, या फिर इंडस्ट्रियल या फिर जो कंज्यूमर गुड्स हैं जैसे टेक्सटाइल है, तो इंडस्ट्री के मायने में जितनी भी तरह की यहाँ पर इंडस्ट्री की मैंने बात की है सब में से यहाँ पर एग्जिट कर सकती है भारत सरकार। और अगर सर्विसेज की बात करें तो ये ट्रेडिंग और मार्केटिंग और कंसल्टेंसी सर्विसेज की अगर बात करें, इस तरीके की यहाँ पर जितनी भी एजेंसीज हैं या फिर जो होटल्स हैं टूरिज्म के रिगार्डिंग, तो वहाँ पर जहाँ पर भी भारत सरकार का होल्ड है, भारत सरकार यहाँ पर इन अदारों को चलाती है, तो इन सभी अदारों से जो है भारत सरकार एग्जिट कर सकती है आने वाले समय में। और आगे बात करें कि जितनी भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन सेक्टर से निकल कर आती है तो किसी भी तरीके का जो है पब्लिक पर्पस के तौर पर सर्विस नहीं प्रोवाइड हो पा रही है। ओके, जैसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का मतलब होता है कि पब्लिक के लिए कोई ना कोई चीज़ बनाकर पेश करनी, तो वो सर्विस नहीं हो पा रही है। तो अभी के लिए ये अच्छी बात नहीं होगी कि जो टैक्स पेयर की जो इतनी कीमती मनी है उनको हम दोबारा भी आगे आने वाले समय भी इनमें जो है डिवोट करते रहें, पैसा डालते रहें ताकि इनका काम चलता रहे। तो ये चीज़ अभी आने वाले समय में अगर करते रहेंगे कंटिन्यू तो अच्छा नहीं है। तो इसीलिए अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस कर दिया है, डिसीजन ले लिया है कि वो इन सभी सेक्टर से एग्जिट करेंगे, प्राइवेटाइज करेंगे इन सबको। और इसके लिए यहाँ पर भारत सरकार अभी अलाउ नहीं करेगी कि आने वाले समय में कोई भी एलोकेशन जो है टैक्स पेयर की मनी से जो है इन सीपीएसईज को दी जाए। और जितने भी यहाँ पर इन यूनिट्स को पैसे की ज़रूरत होगी या फिर अपने आप को रिस्ट्रक्चर करने के लिए जिस तरीके का भी यहाँ पर फाइनेंशियल रिसोर्स चाहिए होगा, तो अभी वो बाहर से कमर्शियल मार्केट से ही रेस करेंगे, मतलब कि प्राइवेटाइज होगा, अपना स्टेक बेचेंगे, पैसा आएगा तो अपना काम चलाएंगे। तो कमर्शियल टर्म में जो है अब आगे आने वाले समय में इनका यूज़ होने वाला है। और आगे बात कर रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि सीपीएसईज अपनी लैंड जो एक्सेस लैंड होती है इनके पास, इनको सेल कर देते हैं ताकि जो कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज को ये जुटा पाएँ, पैसा ले पाएँ और पैसे को आगे लगा पाएँ। और इसी जहाँ पर जो लिमिट है इसको लिमिट को और बढ़ाओ, इनको कम मत करो, क्योंकि जो भी लैंड यहाँ पर ये पब्लिक प्रॉपर्टी ही है और ये बिल्कुल जो टैक्स पेयर की मनी है वहीं से बनी है। अगर इनको हम बेचते हैं तो वही हम कहेंगे कि बिल्कुल टैक्स पेयर की मनी ही वापस आ गई है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर बात करें तो इस पॉलिसी को आप जो है जो एक्सेस लैंड की जो पॉलिसी आप लेकर चल रहे हो तो उनको ऑक्शन के जरिए आप बेचो और उसी जो पैसा आएगा उसको आगे किसी और प्रोडक्टिव यूज़ के लिए जो है आप उसको यूज़ कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आपके पास एक्सेस लैंड है भी तो उसको और भी अलग अलग एक्टिविटीज़ में आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हाउसिंग की बात कर रहे हैं, हाउसिंग मतलब कि घर बना सकते हो वहाँ पर, तो इस तरीके की भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ आप निकाल कर लेकर आ सकते हो अगर सही मायने में आपने एक्सेस लैंड का यूज़ करना है तो। और इसके अलावा बात करें जो 1991 में जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, जब नई पॉलिसी आई थी, नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी, तो वहाँ पर कहा गया था कि इन्वेस्टमेंट और इम्पोर्ट लाइसेंसिंग के ऊपर अभी हमने यहाँ पर इसको एंड कर दिया है। ओके, कहने का मतलब कि अभी ये पूरी मार्केट के लिए, पूरे ग्लोब के लिए खोल दिया कि भारत में आप इन्वेस्टमेंट करो और इंपोर्ट लाइसेंसिंग जो लाइसेंस लेना पड़ता था अलग अलग सेक्टर्स में भारत के लिए, भारत में अगर आपने इन्वेस्ट करना है उसको आपने एंड कर दिया। तो इससे हुआ क्या था, इससे सिर्फ ये हुआ था कि जो ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी थी वो फ्री हो गई थी, क्योंकि इसी का काम था लाइसेंस को इशू करना उस समय पर। लेकिन सिर्फ गिने चुने सेक्टर्स थे भारत सरकार ने जो रखे थे जहां पर आज भी लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती है, जैसे पेट्रोलियम हो गया, जैसे अगर डिफेंस की बात करें, या फिर कोई भी ऐसा सेक्टर जो कि भारत की सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर अगर आपने काम करना है तो वहाँ पर आज भी लाइसेंस लेना पड़ता है। लेकिन इनके अलावा ज़्यादातर जितने भी यहाँ पर सेक्टर्स थे वहाँ पर लाइसेंस का यहाँ पर खेल था उसको ख़त्म कर दिया। और इसी के चलते यहाँ पर जो STP 2021 है वो भी एक तरह का कॉम्प्लेक्स लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट जो है इसी तरीके से ही इसको माना जा रहा है और काफ़ी लंबा समय लगाएगा ये और अच्छे से काम करके दिखाएगा अगर प्राइवेटाइजेशन करने की बात आ जाए तो। और आगे बात कर रहे हैं कि अभी अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें पिछले 4-5 सालों का, तो ये यहाँ पर एक रीज़न निकल कर आया है कि अगर डिसइन्वेस्टमेंट की भी बात करें कि कुछ सेक्टर्स का किसी स्टेक का प्राइवेटाइजेशन करना है, तो ये जो भी अगर बात करें तो ये सारा का सारा दारोमदार किसके पास है, ये काम कौन करता है, ये काम करता है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट।
तो इसी के रिगार्डिंग अभी बात कर रहे हैं कि एक्सपीरियंस ये बात कह रहा है कि ये अभी अप टू द टास्क काम नहीं कर रहा है। अभी अक्टूबर 2016 की शुरुआत से अगर बात करें तो कैबिनेट ने काफ़ी यहाँ पर सीपीएसईज की प्राइवेटाइजेशन करने का अप्रूवल दिया है ऑलरेडी, लेकिन डीपैम ने अभी तक अपना खाता ही नहीं खोला है, किसी को प्राइवेटाइज ही नहीं किया अभी तक। तो अभी आगे अगर बात करें तो जितने भी सीपीएसईज यहाँ पर भारत सरकार ने यहाँ पर लिस्टेड किए हैं कि यहाँ पर अगर यहाँ पर हमने इनको प्राइवेटाइज करना है, जिनका जो स्टेक है वो 60% से कम है, ओके, जहाँ पर गवर्नमेंट का स्टेक 60% से कम है, तो वहाँ पर भी डीपैम जो है वो इनको प्राइवेटाइज नहीं कर पाया है। तो ये एक फेलियर है, तो इसको यहाँ पर एक्सप्लेन करना होगा, इसके यहाँ पर रीजंस ढूंढने होंगे, फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी होगी विजिलेंस एजेंसीज के द्वारा कि यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, ये फेल क्यों हो रहा है, ये प्राइवेटाइज क्यों नहीं कर पा रहा। ओके, अगर ये हमने अलग से अदारा बनाया, अलग से बॉडी बनाई कि इसका काम ही यही है डिसइन्वेस्टमेंट करवाना, गवर्नमेंट स्टेक्स का प्राइवेटाइजेशन करवाना, पैसा लेकर आना, तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर हमें कोशिश करनी होगी, फोकस करना होगा कि यहाँ पर रिजल्ट्स निकल कर आए ट्रांसपेरेंट मैनर में, अच्छा खासा जो शेयर है वो गवर्नमेंट के पास भी आए और अच्छे खासे तरीके से प्राइवेटाइजेशन होनी शुरू हो जाए। और लास्ट में यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर हमने अपनी SDP 2021 को अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ निकल कर आती है कि गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ जो डीपैम है, ओके, इसके ऊपर जो है दारोमदार नहीं छोड़ सकती है, इसके ऊपर जिम्मेदारी अकेले नहीं छोड़ सकती है, इसके ऊपर अकेले भरोसा नहीं कर सकती है। तो गवर्नमेंट को हमें यहाँ पर अलग से एक मिनिस्ट्री ऑफ प्राइवेटाइजेशन अपॉइंट करनी ही होगी। अगर अच्छे से काम करना है फ्यूचर में, अगर आपने अपनी SDP 2021 को इम्प्लीमेंट करना है तो उस मिनिस्ट्री ऑफ प्राइवेटाइजेशन में अच्छे टेक्नोक्रेट आपको भर्ती करने होंगे जो कि अच्छी खासी इंटीग्रिटी वाले हो, अच्छे से काम करने वाले हो और अच्छे से उसको हेड करें और अच्छे से जो है प्राइवेटाइजेशन का जो आपका फोकस है उसको सही तरीके से काम को किया जा सके। और अभी बात करते हैं स्पीकिंग ट्री की। तो यहाँ पर जो आर्टिकल है काफ़ी बढ़िया आर्टिकल है, काफ़ी बढ़िया सीखने को मिलेगा। बात कर रहे हैं डिग्रीज ऑफ ट्रूथ, मतलब कि सच्चाई के भी अलग अलग एंगल है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने सच्चाई कैसे बोलनी है। तो अगर सच्चाई की बात करें तो ये इनफाइनाइट है, कोई सिंगल वर्ड या कोई भाषा जो है इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकती अच्छे से। तो हमें यही एडवाइस मिलती है कि सच बोलो, ओके, और कभी भी आपने अगर सच बोलना है तो इस तरीके से बोलो कि किसी को हर्ट नहीं करना है, कहने का मतलब है। तो सीधी सी यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमें अक्सर एडवाइस किया जाता है कि ना ही आप यहाँ पर ट्रूथ बोलो और ना ही यहाँ पर जो है अनट्रूथ बोलो, तो मतलब कि किसी को हर्ट नहीं होना चाहिए, इस तरीके से आपने बात बनाकर चलनी है। तो यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल ले रहे हैं कि एक राजा था जिसकी एक आंख नहीं थी और उसने 3 पेंटर्स बुलाए अपनी कचहरी में और उनको बोला कि मेरी एक तस्वीर बनाओ जो सबसे बढ़िया और सबसे सच्चाई बयान करने वाली तस्वीर होगी और मुझे हर्ट नहीं कर रही होगी, उस हिसाब से मैं आपको जो है इनाम दूंगा। तो जो पहला पेंटर था उसने पेंटिंग बनाई और राजा के सामने पेश की, तो उसने कहा कि आपका पोर्ट्रेट बहुत सुंदर है लेकिन सच्चाई अच्छे से नहीं है, क्योंकि उस पोर्ट्रेट ने क्या किया था, उसने दोनों आंखों को नॉर्मल दिखा दिया था। ओके, दूसरा यहाँ पर पेंटर आया, उसने तस्वीर दिखाई तो उसको भी कमेंट मिला कि बहुत सुंदर बनाई है, लेकिन यहाँ पर बेयर ट्रुथ आपने बहुत सच्चाई शो कर दी है, जैसे कि हर्ट हो गया कि मतलब एक आंख है मेरी एक आंख है ही नहीं। और जो तीसरा पेंटर था उसने थोड़ा दिमाग लगाया, उसने क्या किया, उसने राजे को इस पोजीशन में रखा कि राजा जो है एक जो कमान है उसकी जो डोरी है उसको खींच रहा है और उसको खींचते वक्त क्या है कि उसका हाथ जो है ना, जो वाली उसकी आंख है नहीं है, उस आंख के ऊपर उसका हाथ जो है वो आ गया है और जिससे वो आंख नजर ही नहीं आ रही, सिर्फ एक ही आंख नजर आ रही है जो उसकी काम कर रही है। तो ये सच्चाई भी हो गई, ओके, और उसको वो हर्ट भी नहीं हुआ। तो वो बहुत खुश हुआ राजा की, बड़े बढ़िया तरीके से इन्होंने यहाँ पे तस्वीर पेश की है मेरी सच्चाई की, और उसी को उसने इनाम दिया। और जो जिस तरीके से वो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो थर्ड पोर्ट्रेट था वो ना ही अनट्रू था और ना ही बेयर यहाँ पर था, लेकिन सच्चाई उसमें थी। तो इस तरीके से अलग अलग से जो है एंगल निकल कर आते हैं सच्चाई की। तो इसको एक्सप्रेस करना इनफाइनाइट है, बहुत बड़े तरीके हैं। अगर कोई आप सच्चाई बात भी रखना चाहते हैं, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी ज़िंदगी में आती हैं जब आपका प्रण ये होता है कि मैंने झूठ नहीं बोलना, ओके, आपने सच्चाई ही बोलनी है, लेकिन सच्चाई सीधे भी नहीं बता सकते कि दूसरे को कोई ठेस ना पहुंच जाए। तो अलग से तरीके आप अपना सकते हो, सच्चाई भी बयान कर दी और दूसरे तक बात भी पहुंच गई। तो यहाँ पर ये बात सिखाई गई है। तो चलिए अभी बात करते हैं फ्रंट पेज न्यूज़ की। तो अभी थोड़ा सा मैं स्पीडी मैनर में बात करूंगा। तो सेबी यहाँ पर चाह रहा है कि जितने भी प्रमोटर्स हैं वो अपनी क्रिप्टो करेंसी का अगर एसेट उनके पास है तो उसको आईपीओ से पहले बेच दें। तो आईपीओ क्या होता है? आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसके तहत कोई भी कंपनी, कोई भी प्रमोटर जो है मार्केट से पैसा उठाता है इन्वेस्टर्स के थ्रू।
इन्वेस्टर्स उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, फिर वो पैसा इकट्ठा करके जो भी उनका स्टार्टअप होता है उसमें लगाते हैं और फिर वहाँ पर इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। तो यहाँ पर सेबी बात कर रहा है कि इस यहाँ पर जब पैसा उठाओगे तो यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी का यूज़ नहीं होना चाहिए। ओके, क्रिप्टो एसेट जो है आपने पहले ही बेच देने हैं अगर आप आईपीओ के थ्रू पैसा जुटा रहे हो मार्केट से, क्योंकि भारत सरकार जो है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बैन लगाने जा रही है, तो उसके रिगार्डिंग बिल बहुत जल्दी जो है पार्लियामेंट में ला दिया जाएगा। और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यहाँ पर यही चाह रहा है कि जिस तरीके से भी आप आईपीओ करो, आपका जो क्रिप्टो एसेट है उसको आप पहले बेच दो, पहले उसका जो है किसी न किसी तरीके से निपटारा कर दो। तो सेबी यहाँ पर जो मर्चेंट बैंकर्स हैं उनको भी कह रहा है, और इसके अलावा जितने भी सिक्योरिटी लॉयर्स हैं उनको भी कह रहा है कि आप इस चीज़ को श्योर करके चलो कि अगर कोई भी प्रमोटर जो है क्रिप्टो करेंसी होल्ड करके नहीं चलना चाहिए जब वो आईपीओ से पैसा जुटा रहा हो मार्केट में से। और इसके अलावा बात कर रहे हैं कि कुछ के बाद टेम्परेरी सोल्यूशन है। टेम्परेरी सोल्यूशन क्या है कि वो एफिडेविट लेकर आ जाते हैं कि अगर भारत सरकार बैन करती है क्रिप्टो करेंसीज की तो 24 घंटों के अंदर अंदर अपनी एसेट को वो सेल कर देंगे। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रख के चलो। हालांकि सेबी ने कोई यहाँ पर रिटर्न डायरेक्शन नहीं निकाली है, सिर्फ एक तरीके का यहाँ पर ओवरव्यू लिया है मार्केट का। तो यहाँ पर सेबी यही चाह रहा है कि क्रिप्टो करेंसीज की किसी तरीके से यहाँ पर खरीदो फरोख्त ना हो, ना कोई बेचे ना कोई खरीदे। और इसके अलावा भारत सरकार जो है इसको बहुत जल्दी से जल्दी जो है बैन करने जा रही है। और भारत सरकार यहाँ पर सिर्फ 90 दिनों का समय देगी कि इन्वेस्टर्स जितने भी हैं जिन्होंने अगर बिटकॉइन होल्ड किया हुआ है या और भी किसी तरीके की क्रिप्टो करेंसी होल्ड की हुई है उसको 90 दिनों के अंदर अंदर बेच दो। तो अभी मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है प्रमोटर, तो इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, अगर मुकेश अंबानी की बात करूं तो उनकी कंपनी है रिलायंस, तो वो अपनी रिलायंस कंपनी के प्रमोटर हैं, मालिक नहीं है, क्योंकि उनकी जो कंपनी चल रही है वो चल रही है इन्वेस्टर्स के पैसों से। और इन्वेस्टर्स ही हैं जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं रिलायंस में। और जो है मुकेश अंबानी जो है अलग अलग स्टार्टअप लेकर आ रहे हैं, अभी जियो का उनका स्टार्टअप चल रहा है और उसके ऊपर जो है फोकस करके वो चल रहे हैं। थोड़ा इस चीज़ को समझिएगा। और आगे जो न्यूज़ है वो भी फ्रंट पेज से ही है। तो यहाँ पर अजय सिंह बात कर रहे हैं कि वो एयर इंडिया को यहाँ पर खरीदना चाह रहे हैं, खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हैं। तो अजय सिंह की बात करें तो ये भी यहाँ पर प्रमोटर हैं किसके, स्पाइस जेट की एयरलाइन है, इनके हवाई जहाज उड़ते हैं। तो इनके साथ 2 और इन्वेस्टर्स हैं जो यहाँ पर जो है काम करते हैं स्पाइस जेट में। तो ये तीनों की टीम जो है मिलकर जो है स्पाइस जेट को चलाती है। तो इन्होंने यहाँ पर इंटरेस्ट शो किया है कि वो एयर इंडिया को अक्वायर करना चाहते हैं। आने वाले समय में भारत सरकार एयर इंडिया को बेचना चाह रही है, इसका 100% स्टेक जो है इसको बेचना चाह रही है भारत सरकार। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं वो कि 100% स्टेक ये खरीदने को राजी हैं एयर इंडिया का अपनी पर्सनल कैपेसिटी के हिसाब से, और साथ ही साथ इनके कुछ जो इन्वेस्टर्स होंगे उनकी सपोर्ट के हिसाब से। और जिनमें से एक जो इन्वेस्टर होगा यहाँ पर फोकस करेंगे कि फॉरेन फंड को भी यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अजय सिंह के अलावा और जो पर्सनैलिटीज इंटरेस्टेड हैं एयर इंडिया को खरीदने के लिए, तो वो है यहाँ पर पवन रूला, इसके अलावा जो टाटाज हैं, और यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ कंसोर्टियम है वो भी इंटरेस्टेड है ओके कि हम इसको खरीदें। तो एम्प्लॉयज़ कंसोर्टियम हमेशा वर्ड हम तब यूज़ करते हैं जब नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स जो है उनकी ग्रुप को एक टीम बनी हो, तो वहाँ पर हम वर्ड यूज़ करते हैं कंसोर्टियम। और अगर बात करें टाटा ग्रुप की, तो पहले एयर इंडिया टाटा ग्रुप के ही पास थी। तो JRD टाटा थे जिन्होंने शुरुआत की थी इंडिया में आज़ाद भारत में टाटा एयरलाइंस की। तो बाद में जवाहरलाल नेहरू ने JRD टाटा को बिना पूछे ही इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया था। जैसे मैंने अभी बात की, अभी जब हमने प्राइवेटाइजेशन का आर्टिकल पढ़ा था तो काफ़ी बड़े पैमाने पर नेशनलाइजेशन हुआ था अलग अलग सेक्टर्स में। तो उसमें से एयरलाइन भी एक ऐसा सेक्टर था जिसका नेशनलाइजेशन उस समय हुआ था और नाम दिया गया था एयर इंडिया। और अभी जो है दोबारा से जो है इनको बेचने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है भारत सरकार की ओर से, बहुत बड़े पैमाने पर जो है लॉस अभी झेल रही है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एयर इंडिया लाइकली टू मेक हाईएस्ट लॉस एट 10,000 करोड़ इन फिजिकल ईयर 21। तो गवर्नमेंट यहाँ पर इसका कंप्लीट सेल जो है अगले फिजिकल ईयर में करना चाह रही है। तो पिछले काफ़ी लंबे समय से, काफ़ी सालों से इसका यहाँ पर प्लान चल रहा है। कभी अलग अलग जो प्रपोजल जो है भारत सरकार लेकर आती है, कभी भारत सरकार चाह रही होती है कि 50% स्टेक मैं खुद रखूं, 50% दूसरे को दे दूं ओके। कभी चाह रही है कि 70% स्टेक मैं बेच दूं, 30% खुद रखूं। तो अभी भारत सरकार ये बोल रही है कि सारा का सारा ले लो भाई, इसको हमारी जान छुड़ाओ इससे। और आगे जो न्यूज़ है वो भी सेम पेज है। तो यहाँ पर जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने एडवांस फेज 3 वैक्सीनेशन को रिफ्यूज़ल दे दिया है। कहने का मतलब 3 राज्य ऐसे थे, पंजाब, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु, जिन्होंने हेल्थ मिनिस्ट्री से यहाँ पर परमिशन मांगी थी कि आप जो है जो हमारे पास वैक्सीन की डोजेस पड़ी हैं
आप हमें परमिशन दे दो, जो थर्ड फेज आपने स्टार्ट करना है उसको हम पहले शुरू कर दें। तो इस बात के ऊपर हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसको रिजेक्शन दे दी कि नहीं, जो फेज 3 का जो हमें यहाँ पर ट्रायल शुरू करना है वो बिल्कुल जो साइंटिफिक डिलिब्रेशंस हैं, इसके अलावा जो स्टेक होल्डर कंसल्टेशंस है, उसके बाद हमने ये जो है एक तरह का खाता तैयार किया जिसके रिगार्डिंग हम वैक्सीनेशन करेंगे फेज 3 में। तो आप इसको पहले नहीं शुरू कर सकते, जो टाइम मैंने रखा गया है हम तभी उसको शुरू करेंगे, सारे राज्य तभी इसको जो है स्टार्टअप दे सकते हैं। तो क्या क्या बातें राज्यों को बताई है मिनिस्ट्री ने। तो प्रायोरिटी ग्रुप बनाए गए हैं जहां पर वैक्सीनेशन शेड्यूल जो है फाइनलाइज ऑलरेडी कर दिए गए हैं, जो एक्सपर्ट पैनल्स हैं उनके द्वारा की टॉक्स करने के बाद। इसके अलावा एडवांसिंग शेड्यूल जो है कि यहाँ पर जो 50 मतलब जिनकी उम्र ज़्यादा है 50 से, उनका भी शेड्यूल तैयार हो चुका है, तो मार्च में वो पॉसिबल नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप रीशेड्यूलिंग की बात करते हो, इसका मतलब जो रजिस्ट्रेशन हो चुकी है ऑलरेडी 270 मिलियन जो बेनिफिशरीज है कोविन ऐप पे, आप उनका क्या करोगे अब अगर आप इसको रीशेड्यूल करने की बात कर रहे हो तो एक्सरसाइज यहाँ पर और समय इसको लगेगा आने वाले समय में, तो हम जो है आपकी बात को नहीं मान सकते, ये यहाँ पर हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है। और आगे जो न्यूज़ है वो भी सेम पेज है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं फुली प्रोवाइडेड एनपीएस में गो टू प्रपोज्ड बैड बैंक। एक नया बैड बैंक बनाने की यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशन बनाने की बात चल रही है जो कि एनपीएस को डील करेगा, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के, उनको डील करेगा, उनका कोई सोल्यूशन निकालने के ऊपर फोकस करेगा। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये सब कुछ तभी होगा जब जितने भी लेंडर्स हैं, लेंडर्स कहने का मतलब जो पैसा ब्याज पे देते हैं, जैसे हमारे बैंक हैं या इसके अलावा जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, वो जब यहाँ पर एग्री होंगे किसी एक्सपोजर डील के ऊपर, कम से कम 75% का यहाँ पर एक्सपोजर जो है यहाँ पर अगर ये देंगे तभी जो है आगे इसका कदम बढ़ाया जाएगा। तो नया इंस्टीट्यूशन बनाने की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो अभी के लिए जो यहाँ पर एग्जिस्टिंग है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, इनको तब्दील करके जो है बैड बैंक के नाम का यहाँ पर इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा कंट्री में। तो इसमें डजन्स ऑफ जो लेंडर्स हैं यहाँ पर पैसा प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बात कर रहे हैं जो लार्ज स्टेट ऑन एंटाइटीज हैं, जैसे रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन एंड पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, वो भी यहाँ पर जो है इक्विटी पार्टिसिपेशन करेंगे इस बैड बैंक में। और इसको जो है एज ए नेशनल एआरसी भी देखा जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी की एआरसीज खत्म हो जाएंगी, सिर्फ इसका यहाँ पर एक सेंट्रल अदारा बनाया जाएगा जिसको हम बैड बैंक बोलेंगे और इसको नेशनल एआरसी भी कहा जाएगा। तो आगे इसी के बारे में ही डिटेल है कि कैसे काम करेगा। देखो, अगर कोई बैड बैंक बनता है तो वहाँ पर लिक्विडिटी भी चाहिए, सिक्योरिटी रिसिप्ट्स भी चाहिए, तो उसके ऊपर यहाँ पर जो है भारत सरकार उसको बैक कर सकती है, पैसे की सप्लाई भेज सकती है। कहने का मतलब अगर कोई एनपीए निकल कर आता है, पहले से नेशनल एआरसी क्या करेगा, उसमें थोड़ी सी इन्फ्यूजन देगा, पैसा देगा कि वो एनपीए जो है ना दोबारा से सुरजीव हो जाए, उसका काम चलना शुरू हो जाए। हो सकता है कि उसको बेचने की जरूरत ही न पड़े, उसके एसेट्स को बेचने की जरूरत ही न पड़े और बैंक के पास दोबारा से इंटरेस्ट आना शुरू हो जाए। तो पहले तो ये काम करेगा, उसके लिए यहाँ पर गवर्नमेंट की सपोर्ट होगी। और अगर ये नहीं होगा तब जाकर जो है उस एसेट्स की सेल करेगा और जितना पैसा आएगा उसको बैंक के पास यहाँ पर वापस भेजेगा। लेकिन यहाँ पर लैंडर्स की अगर बात करें, खासतौर पर जो बैंक है वो अनविलिंग है कि अपना लोन जो है उसको सेल करें वो एआरसीज के पास बिलो द अमाउंट नेट ऑफ प्रोविजनिंग, मतलब कोई एक अमाउंट रखी जाएगी, उससे कम पैसा नहीं यहाँ पर जो है लोन का आगे एआरसीज को दिया जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर बैंक्स में अपार्ट विद लोन्स ऑन विच 100% प्रोविजनिंग हैज बीन मेड, तो इस हिसाब से जो है यहाँ पर लोन को प्रोविजन कर सकते हैं। और इसके अलावा आरबीआई जो है वो भी नए रूल्स जो है बना सकता है बैड बैंक के लिए। गवर्नमेंट जो है गारंटी करेगी, सिक्योरिटी रिसिप्ट जो है वो फाइनाइट पीरियड के लिए यहाँ पर प्रोवाइड करेगी नेशनल एआरसी को, कि पैसे की सपोर्ट समय समय रहते जो नेशनल एआरसी को पहुंचती रहे और वो आगे इन्फ्यूजन का काम करता रहे और जो एनपीएस निकल कर आए हैं उनका सोल्यूशन ढूंढता रहे। और फाइनाइट पीरियड मतलब कोई एक लिमिट द्वारा रख लिया जाएगा, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, इस तरीके से। और आगे यहाँ पर बात करें कि जो पार्टली प्रोवाइडर लोन है उनको यहाँ पर जो है और जो एआरसीज है उनको यहाँ पर बेचा जा सकता है नेशनल एआरसी के द्वारा। और 11 से 12 यहाँ पर लैंडर्स होंगे जो यहाँ पर पैसा भेजते रहेंगे बैड बैंक में, मतलब किसी तरीके से लिक्विडिटी जो है बैड बैंक में वो खत्म ना हो। और आगे जो न्यूज़ है वो है प्योर पॉलिटिक्स वाले पेज में से। तो यहाँ पर भारत फोकस करेगा काउंटर टेरर कॉपरेशन के ऊपर। तो जो 13वीं ब्रिक्स समिट है वो भारत में होने जा रही है इस साल न्यू दिल्ली में, तो उसके रिगार्डिंग भारत यहाँ पर फोकस करने जा रहा है कि टेररिज्म को कैसे खत्म करना है इस रीजन से। तो इस मैप में आप देख सकते हो ब्राजील, साउथ अफ्रीका, रशिया, चाइना और इंडिया, ये पांचों मुल्क मिलकर जो है ब्रिक्स नेशन का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है, ब्रिक्स समिट होती है हर साल। तो पहली ब्रिक्स समिट कब हुई थी उसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। और आगे जो न्यूज़ है वो भी सेम पेज में से। तो यहाँ पर बात करें इंडिया और मालदीव जो है अपने डिफेंस टाइज को अपग्रेड करेंगे। और इंडिया और मालदीव ने डिसाइड किया कि अपनी जो सिक्योरिटी है, डिफेंस पार्टनरशिप है, टेररिज्म को खत्म करने के लिए यहाँ पर और बढ़ाएंगे। और जो माले को भी यहाँ पर जो है असिस्टेंट देंगे कि वो अपनी जो मैरीटाइम सर्विलेंस कैपेबिलिटीज उसको बढ़ा सके। तो यहाँ पर एक एग्रीमेंट साइन हुआ है टू डेवलप सपोर्ट एंड मेंटेन ए मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्स कोस्ट गार्ड हार्बर एट सिफोफरू
और यहाँ पर मालदीव्स का यहाँ पर ये इलाका है जो यहाँ पर फोकस करेगी भारत सरकार की, इनको असिस्ट किया जाए, अपग्रेड किया जाए। और आगे जो न्यूज़ है वो है कोविड-19 इम्पैक्ट वाले पेज में से। तो यहाँ पर कनाडा का कहना है कि अभी तक हमारा कोई भी वैक्सीन सप्लाई का पैक्ट साइन नहीं हुआ है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से। तो अभी के लिए यहाँ पर 1 मिलियन डोजेस का यहाँ पर कोविशील्ड का प्रस्ताव था कि कनाडा यहाँ से लेगा भारत से। तो फिलहाल कोई पैक्ट ही अभी तक साइन नहीं हुआ है। अगर साइन होता है तो पहली यहाँ पर जो है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में सप्लाई भेजी जाएगी, उसमें यहाँ पर जितनी भी टोटल डिमांड थी उसका हाफ जो है वो भेजा जाएगा पहली बार में। तो टोटल 20 मिलियन डोजेस की यहाँ पर डिमांड है, लेकिन फिलहाल कोई जो पैक्ट है वो साइन नहीं हुआ है। और आगे बात करें स्मार्ट इन्वेस्टिंग की, तो यहाँ पर हेल्थ और फायर सेक्टर जो है यहाँ पर जो जनरल इंश्योरेंस में काफ़ी ग्रोथ देखने को मिली है। तो 6.7% के हिसाब से हेल्थ और फायर इंश्योरेंस सेगमेंट में से काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ जो है जनवरी महीने में देखने को मिली है। लेकिन इसके अलावा जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है और जो क्रॉप इंश्योरेंस सेक्टर है तो यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से डिमांड डेवलप नहीं हो रही है इन सेक्टर्स में। और आगे जो न्यूज़ है वो है इकॉनमी वाले पेज में से। तो यहाँ पर 8 टॉय क्लस्टर्स है जहाँ पर जो है भारत सरकार ने अप्रूवल दे दी है। तो 2300 करोड़ जो है भारत सरकार खर्चा करेगी और मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो है यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे, जो हमारे भारत के ट्रेडिशनल टॉयज इंडस्ट्री है उसको यहाँ पर आगे बूस्ट अप करने के लिए। तो यहाँ पर टॉयज बनाए जाएंगे वुड को यूज़ करके, लॉक, पाम लीव्स, बैम्बू और फैब्रिक को यूज़ करके। और DPIIT जो है यहाँ पर इसको फोकस करेगी, पैसा देगी यहाँ पर, जिसके तहत काम चलाया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस, इसके तहत जो है सारा का सारा काम होगा। यहाँ पर ये टॉय क्लस्टर्स को और डेवलप करेगी अलग अलग स्कीम्स के तहत। जैसे यहाँ पर बात कर रहे हैं स्फूर्ति स्कीम की, कहने का मतलब स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पर फोटो में ये आप टॉय देख सकते हो। इसी तरीके से अलग अलग यहाँ पर रॉ मटेरियल यूज़ करके ऐसे टॉयज बनाए जाएंगे, इसकी मार्केट को और डेवलप किया जाएगा। तो सेम PSA न्यूज़ है आगे भी। तो यहाँ पर PSB प्राइवेटाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि जिन 2 बैंकों को अभी जिनका प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा उनके जो एम्प्लॉयज़ है, कुछ एम्प्लॉयज़ को यहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाएगा जो स्टेट रन लैंडर जो सरकारी बैंक है वहाँ पर, ताकि कि अट्रैक्ट यहाँ पर किया जाए बायर्स को कि अपनी बिड लगा सके, यहाँ पर आके यहाँ पर जो है पैसा लगा सके और जो बैंक यहाँ पर जिनको प्राइवेटाइज करना है वो प्राइवेटाइज हो सके। तो ये पूरी की पूरी लिस्ट है जहाँ पर मैंने यहाँ पर बता रखा है कि कौन कौन से बैंकों को अब तक मर्ज कर दिया गया है। तो अभी कितने बैंक बचे हैं और अभी कौन से बैंकों को यहाँ पर प्राइवेटाइज किया जाएगा। तो उसमें से इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक। तो इन तीनों के ऊपर नजर है। इन तीनों में से कोई 2 सेलेक्ट किए जाएंगे जिनकी परफॉर्मेंस काफ़ी पुअर चल रही है। तो यहाँ पर अभी सिर्फ 12 पब्लिक सेक्टर बैंक बचे हैं। पहले किसी ज़माने पर 27 हुआ करते थे। तो 10 बड़े बैंकों का मर्जर हुआ है रिसेंटली। तो यहाँ पर इस डिटेल में मैंने लिखा है कि कौन से बैंक को किस किस में मर्ज किया गया है और अभी क्या शाखा किस तरह से प्रणाली इनकी चल रही है। तो इसको आप एक बार पढ़ लीजिए। तो शीशे के सामने जाइए और 3 वर्ड्स हैं, इनकी प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से समझिए और सेंटेंस बनाइए और बार बार प्रैक्टिस करें। और अभी बात करते हैं आज के इकोनॉमिक कंसेप्ट के बारे में। तो आज बात कर रहे हैं असाइन्ड रेवेन्यू के बारे में। तो असाइन्ड रेवेन्यू क्या होता है? तो इस टर्म का यहाँ पर यूज़ किया जाता है जब कोई भी राज्य सरकार लोकल बॉडीज़ के बिहाफ पर जो है किसी तरीके का टैक्स, ड्यूटी, सेस, सरचार्ज या लेवाई इकट्ठा करती है। ओके, तो इसकी कलेक्शन करती है किसी भी लोकल बॉडी के बिहाफ पर। तो इसको हम बोलते हैं, इस ऐसे रेवेन्यू को हम बोलते हैं असाइन्ड रेवेन्यू। तो ऐसे रेवेन्यू को इकट्ठा किया जाता है, कोई रेलेवेंट एक्ट बनाया होता है लोकल बॉडीज़ के लिए, उसके जरिए। तो कुछ एग्जांपल्स आप पढ़ सकते हो कि किस किस तरीके का रेवेन्यू इकट्ठा होता है। इंक्लूड एंटरटेनमेंट टैक्स, सरचार्ज और स्टैंप ड्यूटी। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं अच्छे से यहाँ पर। और अभी इस राज्य को आइडेंटिफाई कीजिए, ये कौन सा राज्य है। और अभी समय है पिछले नक्शे की डिटेल्स जानने की। तो हमने लास्ट टाइम झारखंड की बात की थी। इसका बॉर्डर लगता है बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के साथ। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और कब बनाया गया था इसको बनाया गया था 15 नवंबर सन 2000 को। कैपिटल रांची है, बड़ा शहर जमशेदपुर है, डिस्ट्रिक्ट 24 हैं। गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन। राज्यसभा की 6 सीटें हैं, लोकसभा की 14 सीटें हैं। यूनिकैमरल हाउस है, टोटल 81 सीट्स हैं यहाँ पर। झारखंड हाई कोर्ट है। और इसके अलावा यहाँ पर जो भाषाएं बोली जाती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। अंगिका, बंगाली, भोजपुरी, हो, खारिया, खोरखा, ओके। उसके बाद कुरमाली, कुरुक, मगाही और मैथिली, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद मुंदरी, नागपुरी, उड़िया और संतली उर्दू, ये भी लैंग्वेजेस हैं एडिशनल में। और जो इनका यहाँ पर स्टेट बर्ड है वो है कोयल, मैमल है इंडियन एलिफेंट, फ्लावर है पलाश और ट्री है साल। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया नेक्स्ट सुनने के लिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।